आरआरबी जेई का अपन क्रैश कोर्स कर रहे थे। क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या था, हम सबसे पहले तो थ्योरी को कवर कर रहे हैं, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको थ्योरी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको जो भी टॉपिक करवाया जाए उससे रिलेटेड केवल और केवल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, थ्योरी को अलग आप खुद से पढ़ना है, इस टाइप से नहीं है। पहले हम थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है आपकी, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अपना आज का अपना टॉपिक है दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयज। फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से लगभग मान लो रिएक्टिविटी सीरीज की यहां पर चर्चा की जाती है, तो केमिकल रिएक्शन के भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी अपन इंक्लूड करेंगे इनके अंदर। तो मिक्सअप चलेगा, लगभग आपका मेटल नॉन मेटल है और केमिकल रिएक्शन से भी कुछ क्वेश्चन है, उनको पिक करेंगे। दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। आज कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज करते हैं, बेस थ्योरी को रिवाइज करेंगे, लगभग उसी से क्वेश्चन, मतलब यहां पर आपका मेटल नॉन मेटल अलॉयज है, उसमें लगभग क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज के आसपास ही घूमते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके नियर बाय रिएक्टिविटी सीरीज के। एलॉयज की बात की जाती है तो यहां पर भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का जहां पर यूज होता है, मतलब एलॉयज से आपको मेटल्स के अलग अलग एलॉयज के बारे में नहीं पूछा कि कौन कौन से ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं अपन ने, या फिर एलॉयज के अलग अलग नाम पूछे जाए, वो रेयरली पूछे जाते हैं। लगभग रिएक्टिविटी सीरीज के आसपास क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आज कंप्लीट थ्योरी रिवाइज करते हैं और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पीरियोडिक टेबल से शुरुआत करें। लास्ट अपना टॉपिक था दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि भाई ट्रेंड्स कैसे फॉलो होते हैं, आईपी के बारे में भी पढ़ा था, ईएन के बारे में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा था। मैंने बोला था कि एटॉमिक साइज से ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पुट होते हैं। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में भी चर्चा की थी। क्या बोला गया था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के, कि यहां पर अपने पास में टोटल 118 एलिमेंट हैं, उनमें हमने मेटल, नॉन मेटल या फिर सेमी मेटल जिनको बोलते हैं, और आपके सामने नॉन मेटल, सेमी मेटल और मेटल, तीन टाइप से अपन डिवाइड करके चलते हैं। मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मेटल, सेमी मेटल या मेटलॉइड और नॉन मेटल, तीन पार्ट्स के अंदर अपन इनको डिवाइड करके चलते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। अब यहां पर अरेंजमेंट जो है, सबसे लेफ्ट साइड के अंदर यहां पर आपके सामने मेटल रखे हुए हैं। लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो सबसे पहले आपके सामने मेटल के बाद में सेमी मेटल या मेटलॉइड बोल दो, उसके बाद में नॉन मेटल आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट टू राइट जाने पर डाउन हो रहे हैं। लिख देता हूं वापस से लिख देता हूं कि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इससे कनेक्ट करूंगा बाद में, आगे चीजों को ध्यान से देखना। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो डाउन जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो रहे हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटल इस साइड रखे हुए, इसका मतलब नॉन मेटल वाले गुण है वो बढ़ रहे हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, टॉप टू बॉटम जाने पर, पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, यहां पर आपके सामने मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आ रहा है, भाई वापस से ड्रॉ कर देता हूं क्लियरली ताकि अपन लिख पाए यहां पर, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर पीरियोडिक टेबल के अंदर यहां दी गई 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा, कंप्लीट अपन ने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का जस्ट ऑपोजिट होगा, इंक्रीज करेंगे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। इसके साथ में नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डाउन होंगे। आई थी सिंपल समझ में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डाउन होंगे। ये बेसिक जानकारी हमने ले ली थी कि भाई मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक है पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे वेरी करते हैं, एज ए ट्रेंड भी पूछा जाता है। अब इसको वापस कनेक्ट कर रहा हूं, जबकि अपना टॉपिक आपके सामने मेटल नॉन मेटल अलॉयज है, तो वापस इन कैरेक्टरिस्टिक को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये मान लो, ठीक है ना। अच्छा, यहां अब सबसे पहले अब जो अपना टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयज। मेटल और नॉन मेटल की सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में अलॉयज के बारे में आपको डायरेक्टली इस टाइप से नहीं पूछा जाता कि भाई आपको ब्रास दे दिया, ब्रॉन्ज दे दिया, किससे अलॉय से मिलकर बना होता है, रेयरली क्वेश्चन पुट होता है। क्वेश्चन के थ्रू उनको प्रैक्टिस करेंगे। मेन फोकस रहेगा मेटल और नॉन मेटल पर।
पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए फटाफट से एज ए क्रैश कोर्स की फॉर्म के अंदर ही फटाफट अपनी चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मेटल के बारे में। अच्छा, मेटल होने का मतलब क्या है? अगर कोई भी आपके सामने मेटल है, दैट मींस वो मैलिएबिलिटी रखेगा। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा हुआ है। डक्टिलिटी वायर ड्रॉ कर सकते हैं, मैलिएबिलिटी थिन शीट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। लिख देता हूं वन बाय वन। मैलिएबिलिटी, मेटल होगा तो मैलिएबिलिटी रखेगा, मतलब आप उसकी पतली चादर बना सकते हैं। डक्टिलिटी रखेगा, डक्टिलिटी रखेगा। डक्टिलिटी का मतलब आप वायर ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, वायर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेटल है दैट मींस वो सोनोरिटी अपने आप के अंदर दर्शाएगा, मतलब खनक दर्शाएगा, सोनोरिटी। और लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, चमक रखता है। मेटल होगा तो चमक रखेगा अपने आप के अंदर। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अपवाद प्रेजेंट रहते हैं। कंप्लीट थ्योरी में हमने डिस्कस भी किया है इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद में कि भाई अगर मेटल है दैट मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, अपने आप के अंदर हीट का फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा। कैन फ्लो हीट, कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकता है और हीट कंडक्शन दर्शाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन करेगा, हीट का कंडक्शन करेगा, हीट का कंडक्शन करेगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो फिजिकल प्रॉपर्टी एक अगर कोई मेटल है तो वो दर्शाएगा। इसके अंदर कुछ अपवाद भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हीट कंडक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके सामने कि भाई अपन एक्सेप्शन बोल करके चलते हैं कि भाई आपके सामने लेड है या फिर आप मरकरी है, तो वो बैड कंडक्टर होते हैं अपने आप के अंदर, ठीक है ना। बैड अगर अपन बात करें, कंडक्टर की बात करें तो दैट आर आपके सामने पीबी और एलसी, ठीक है। कुछ अपवाद प्रेजेंट रहते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, साउंड सही नहीं आ रहा है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक सेकंड अभी बताना। साउंड, साउंड का क्लियरिटी है अभी? देखो देखें, साउंड का क्लियरिटी अभी चेक करो, साउंड अभी देखो, साउंड अभी चेक करो, साउंड अभी सही आ रहा है, ठीक है। देखना, अगर नॉन मेटल है तो इसके जस्ट ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक रखेगा। अगर यहां पर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल होने का मतलब क्या है कि अपने आप के अंदर डक्टाइल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल। अच्छा, यहां पर खनक नहीं पैदा करेगा अपने आप के अंदर, नॉन सोनोरियस। और लस्टर की प्रॉपर्टी चमक नहीं दर्शाएगा, इसमें भी अपवाद है। आयोडीन लस्टर की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, लेकिन इसके अंदर आपके सामने अपवाद है आयोडीन, अपवाद है आयोडीन, ठीक है। हर के अंदर अगर केमिस्ट्री है दैट मींस एक्सेप्शन प्रेजेंट ही रहेंगे, ध्यान में रख के चलना। अच्छा, यहां पर अगर अपन बोले नॉन मेटल है, जनरली सॉफ्ट नेचर की, जनरली सॉफ्ट नेचर की। अच्छा, अगर आपके सामने नॉन मेटल है तो मतलब नॉन मेटल ज्यादातर अपने पास में अपन बोल करके चलते हैं कि भाई ब्रोमीन है वो लिक्विड है, तो लिक्विड भी इसके अंदर आ गया कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। एक भी आ गया तो प्रेजेंट तो है ही, तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एक नॉन मेटल रखता है, ठीक है। क्लियर है? चलो क्लियर है भी, ठीक है। साउंड का प्रॉब्लम हो बीच के अंदर आप बता देना, जो भी साउंड का प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अपवाद प्रेजेंट है और इन्हीं अपवाद से क्वेश्चन भी पुट करता है, ठीक है ना। बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखो कि मेटल है, पता भी है आपने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफी बार पढ़ा होगा। मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरियस होता है, चमक की प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट का फ्लो कर सकता है, अपवाद प्रेजेंट है यहां पर। नॉन मेटल की आपके सामने बात की जाए तो नॉन डक्टाइल है, मैलिएबिलिटी नहीं रखता, सोनोरियस नहीं होता, लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, मतलब चमक नहीं रखेगा अपने आप में। फिर भी आयोडीन यहां पर अपवाद है। सॉफ्ट और जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं नॉन मेटल के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर हमने बोला कि ब्रोमीन है
दैट मींस यहां पर आपके सामने टोटल जो नॉन मेटल रखे हुए हैं उनके अंदर एक भी लिक्विड आ गया, दैट मींस लिक्विड भी प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। अब देखना केमिकल प्रॉपर्टीज, एकदम से आपको समरी फॉर्म के अंदर पूरा निचोड़ बता रहा हूं, आप 10 पेज पढ़ने जाएंगे, केमिकल रिएक्शन को देखने जाएंगे, लास्ट में पूछेगा कोई कौन सी गैस रिलीज हो रही है एज ए प्रोडक्ट, और वहां पर ब्लैंक हो जाएगा सारा। एकदम से निचोड़ तरीके से बता रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज सारा केमिकल रिएक्शन है उसका निचोड़ है ये मान लो आप, ठीक है ना। एकदम से जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा, कोई भी रिएक्शन नहीं लिखूंगा, जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा, ध्यान से देख लेना इस चीजों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं केमिकल प्रॉपर्टी से। मेटल और नॉन मेटल दोनों को साथ में लेकर के चल रहा हूं, मेटल और नॉन मेटल दोनों को साथ में लेकर के चल रहा हूं, एक पॉइंट से स्टार्ट कर देता हूं। देखना मैंने बोला था कि मेटल का ऑक्साइड बन रहा है और नॉन मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। अगर मेटल का ऑक्साइड बन रहा है बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बन रहा है जनरली एसिडिक नेचर का होता है, जनरली बोल करके चल रहा हूं, दोनों को एक साथ में लिख देता हूं कि अगर मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, एन का मतलब क्या है मेटल, एन लिखूंगा दैट इज नॉन मेटल, जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, खुद के असम्पशंस है मेरे, ठीक है ना, याद रखने के खुद के मेथड है। मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, जनरली बेसिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर का होता है। अब ये एक स्टेटमेंट सारी थ्योरी क्लियर कर रहा है, कुछ भी अलग से मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब किस वे के अंदर लिख रहा हूं वो आप भी डिनोट कर लेना कि भाई एम का मतलब मेटल है, इसका पूरा मतलब क्या है, एम प्लस O2 आप डायरेक्ट देखने जाएंगे आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा कि भाई यहां पर ये क्या लिख दिया है कि भाई मेटल है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। अच्छा नॉन मेटल के लिए भी साथ में लिख देता हूं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों की है। देखना नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली एसिडिक नेचर का होता है, जनरली एसिडिक नेचर का होता है, जनरली बोल रहा हूं अपवाद प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखना ऑक्सीजन के लिए लिख देता हूं, ऑक्सीजन के लिए लिख देता हूं, सबसे पहले मेटल के लिए लिख देता हूं कि मेटल अगर आपके सामने वाटर के साथ में रिएक्शन करवा लेते हैं, चलो सबसे पहले आपके सामने यहां पर वाटर के साथ में रिएक्शन करवा लेते हैं कि भाई मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, सोडियम का एग्जांपल माइंड के अंदर लिया हो, सोडियम को वाटर के अंदर डाला, क्या बनेगा आपके सामने गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो दहन के लिए सहायक होती है। तो यहां पर एक सिंपल है, अगर मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। माइंड के अंदर लिया ना सोडियम का एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा नॉन मेटल आपके सामने है या फिर इसी मेटल ऑक्साइड को एक बार वापस से मान लो वाटर के साथ में एक्सिस वाटर में प्रेजेंट है, मान लो कि यहां पर वाटर एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है, उसके बाद में नॉन मेटल के लिए लिखता हूं कि आपके सामने मेटल का ऑक्साइड है, एक्सिस में वाटर प्रेजेंट है, वापस वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और आपके सामने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि अगर आप वाटर के साथ में रिएक्ट कराओगे तब तो आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एक्सिस में वाटर है वापस रिएक्ट करेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर है चीज, क्लियर है, इसको ध्यान में रख लेना, एज ए शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा रहा हूं। अब नॉन मेटल के लिए लिख देता हूं, अब नॉन मेटल के लिए लिख देता हूं। देखना नॉन मेटल के लिए कैसे लिखूंगा कि नॉन मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, नॉन मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, नॉन मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। कार्बन का एग्जांपल ले लो, कोयले पर पानी डाल दो, रिएक्शन देख लेना क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। एग्जांपल भी बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसके बाद में इन फॉर्म्स को मैं अलग अलग केमिकल रिएक्शन 10 केमिकल रिएक्शन रखूंगा, लेकिन बेस जो है जनरल फॉर्म है उससे बेस पर आ जाना आप, जनरलाइज जो आपको इक्वेशन दिखाई है उससे कंपेयर कर लेना, सारी इक्वेशन आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। नॉन मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल का ऑक्साइड है, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, हम बोलकर चलते हैं कि भाई एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दोनों रिएक्शन ध्यान में रखना है, इसको एक ही कंसीडर करके चल रहा हूं मैं कि आपने मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन कराई, नॉन मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी,
नेक्स्ट लिखता हूं, यहां पर मान लो आप मेटल है उसकी मैं एसिड से, डाइल्यूट एसिड से खाद में रिएक्शन कराता हूं। डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी डाला हुआ है, एक्सिस के अंदर पानी डाला हुआ है, डाइल्यूटेड किया हुआ है। डाइल्यूट करने का मेथड क्या होता है, दो मेथड है देखना डाइल्यूट करने। मैं अगर लिखा हूं कि डाइल्यूट एसिड मतलब पानी मिलाया हुआ है, क्या किया गया है, ये एसिड है और इसके अंदर पानी डाला है, या फिर यहां पर पानी प्रेजेंट है, पहले H2O प्रेजेंट है और इसके अंदर एसिड डाला है। कौन सा वाला प्रोसेस किया जाता है, ये वाला प्रोसेस किया जाता है। पहले पानी प्रेजेंट होगा, उसमें एसिड ऐड किया जाएगा, एज ए सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट रहेगा डाइल्यूट फॉर्म के अंदर। ये वाला करोगे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पूरी केमिस्ट्री लैब के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ठीक है, मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ में। अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो उस टाइम पर सिंपल सी बात है कि यहां पर आपके सामने साल्ट का फॉर्मेशन होता है और जो गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन पोप साउंड जनरेट करती है। हाइड्रोजन कैसी साउंड, पोप साउंड, पोप साउंड जनरेट, क्लियर है, पोप साउंड जनरेट करती है। अच्छा, यहां पर अगर मैं लिख दूं कि नॉन मेटल है उसकी मैं एसिड के साथ में रिएक्शन करवाऊं, नॉन मेटल है एसिड के साथ में रिएक्शन करवाऊं, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल है, क्लियर है एकदम से। एक लास्ट वो देख लो, इसको अब मैं कलेक्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर को प्रोसीड करते हुए। मेटल लूंगा, दूसरे मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लूंगा, उसको रिप्लेस कर रहा है। अभी जो केमिकल रिएक्शन, 3 केमिकल रिएक्शन लिखवा दी, यहां पर मैं सब प्रोसेस के लिए मानकर चल रहा हूं, कोई भी स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं है। नॉन मेटल है, एसिड के साथ में जनरली रिएक्शन नहीं करता है। अब जो है उस पर कंडीशन है, अब जो है उस पर कंडीशन है, लिखना मेटल ए है, मेटल ए है और मेटल बी का साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, मेटल बी। ये जरूरी नहीं है होगी या नहीं होगी, इस पर बाउंडेशन लगाऊंगा मैं। देखना यहां पर लिखूंगा मेटल बी, मेटल बी प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए। ये केमिकल रिएक्शन होगी अगर मेटल यहां पर ए आपका बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तब ये केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब रिएक्टिव है या नहीं है ये पता लगेगा रिएक्टिविटी सीरीज, ये पता लगेगा रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है, देखना रिएक्शन अकर बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्शन अकर बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज भी लिखा हुआ रहता है काफी जगह, रिएक्टिविटी सीरीज। जब मेटल ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, लिख भी देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बी। ये साल्ट सॉल्यूशन से इसको धकेल करके बाहर कर पाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस रिएक्टिविटी हमने खूब सारी केमिकल रिएक्शन करवाई, उसके बाद में मेटल्स को अरेंज किया एक सीरीज के अंदर, उस सीरीज का नाम दिया हमने रिएक्टिविटी सीरीज। जो ज्यादा रिएक्टिव थे, तुरंत रिएक्ट कर रहे थे, उनको हमने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अपर डायरेक्शन के अंदर रखा। उसके बाद में जैसे जैसे कम रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्टिव कम थे उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखे, दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने अरेंज किया और उसी अरेंजमेंट को हमने बोला रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो अपर डायरेक्शन के अंदर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, एनवायरमेंट के अंदर भी रखोगे ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। यही ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर आपको कनेक्ट करेगा अगर आपको अयस्क से धातु का निर्माण करना है। कैसे, यहां पर मान लो आपको प्योर फॉर्म के अंदर, हम क्या करते हैं अयस्क से धातु अगर ले रहे हैं, दैट मींस हमें प्योर फॉर्म के अंदर चाहिए, सिंपल सी बात है। अयस्क के अंदर तो मिलावट है ही है, यहां पर आपको प्योर फॉर्म के अंदर लेना है। तो हमारा मेटल से अगर आपका ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले तो मेटल ऑक्साइड से प्योर
आपका मेटल अचीव करना इजी प्रोसेस है। इस वजह से हम मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर जो अपर डायरेक्शन के अंदर है वो तुरंत आपका जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है उससे तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। इसी वजह से आपने लैब के अंदर भी देखा होगा, केमिस्ट्री लैब के अंदर भी जो सोडियम है, पोटेशियम है, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, अदरवाइज वो तुरंत रिएक्ट करवा जाते हैं इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन जो लोअर डायरेक्शन के अंदर सबसे नीचे कौन सा आता है, यहां पर आपके सामने सबसे नीचे, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहां पर लास्ट में प्लेटिनम, Ag, Au और लास्ट में प्लेटिनम, एक और ऐड कर लो चाहे, Ag, Au और प्लेटिनम, ठीक है ना। आपके सामने सिल्वर है और गोल्ड है और प्लेटिनम है। जो कम रिएक्टिव है, जो अपना रूप चेंज नहीं करता है, वो उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये सारे वैल्यूएबल है। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु आती है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये लेस रिएक्टिव है, नेटिव नेचर के रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है आपका कॉपर के अंदर भी, कार्बोनेट, सिल्वर भी ब्लैक होती है आपके सामने, ठीक है ना, लेकिन लेस रिएक्टिव, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। यहां पर हाईली रिएक्टिव है उनको अपर डायरेक्शन के अंदर, और जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इसमें हाइड्रोजन क्यों रखा है, ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है मेटल की वजह से इसमें रखा है, जबकि यहां पर हमने अरेंजमेंट केवल और केवल मेटल का किया है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, इससे याद रख लेना, खुद की कोई बनाई हुई है उससे याद रख लेना, मेन फ्रेम है कि आपको याद रहनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज सेल सीक्वेंस के अंदर। ये पूरा टॉपिक का निचोड़ है, इसी के नियर बाई सब क्वेश्चन इसी के नियर बाई फॉर्म होंगे। एक बेसिक अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया तब तो ठीक है, अदरवाइज या तो केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन या फिर केमिकल रिएक्शन ही कनेक्ट होगी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से, तो रिएक्टिविटी सीरीज के नियर बाई क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा यहां पर देखना, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे हाई रिएक्टिव है उनको एनोड कैथोड लगा करके आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू आप प्योर फॉर्म के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटल को। थोड़ा सा फर्क देखना कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, देखना मेटल को एक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक को बोल रहा हूं मेटल का रिफाइनिंग प्रोसेस, दोनों में अंतर है। कि आप बोलूंगा मैं कॉपर की रिफाइनिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज होता है। अब यहां पर मैं रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं कि रिडक्शन अगर इनका करना है तब तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस काम में लेना है। यहां पर मिडल के अंदर है, उनको कार्बन से रेड्यूस करना है, इनको कार्बन से रेड्यूस को नहीं कर रहे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं तुरंत अपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कार्बन से भी ज्यादा आप रिएक्टिव है तो कार्बन से रिएक्शन ना करके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर जाएंगे, ज्यादा एफिनिटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। बीच वाले जो है उनको कार्बन से रेड्यूस करते हैं। लोअर डायरेक्शन के अंदर है वो नेटिव नेचर के होते हैं, आप हीट प्रोसेस के थ्रू, मतलब हीट से भी मेटल ऑक्साइड से मेटल का फॉर्मेशन कर सकते हो, सिंपल सी बात है। लिखा हुआ भी अलग से, इलेक्ट्रोलिसिस रेड्यूस बाय कार्बन और नेटिव इन नेचर के होते हैं, अलग अलग आपको एनसीईआरटी के अंदर भी लिख करके दिया है। दोनों के अंदर डिफरेंस समझना कि अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूं तब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, मेटल से इंप्योर आपको प्राप्त हो गया है उससे प्योर मेटल आपको प्राप्त करना है, और से नहीं करना है। रिफाइनिंग का मतलब क्या है, मेटल तो मिल गया है मुझे, कॉपर मिल गया है मुझे, मेरे पास में सिल्वर है, मेरे पास में गोल्ड है, लेकिन इंप्योर फॉर्म के अंदर है, मुझे रिफाइन करके 24 कैरेट गोल्ड बनाना है, 22 कैरेट गोल्ड बनाना है, रिफाइनिंग प्रोसेस करना है, तब इलेक्ट्रोलिसिस काम में नहीं जाती है। ये लोअर डायरेक्शन के है, इनके लिए क्वेश्चन आएगा तब क्लियर करूंगा। और यहां पर फिलहाल के लिए रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक के थ्रू याद रख लेना चीजों को, आ गया चीज समझ में। सेम रिएक्टिविटी सीरीज अप्लाई होती है ओर्स से प्योर मेटल अचीव करने में। और है आपके पास में, अगर हाई रिएक्टिव है, मिडल के रिएक्टिव है, आपके सामने लो रिएक्टिव है। जो लो रिएक्टिव है उनके सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। याद रखने की ट्रिक देखना कि अगर आपके पास में कैल्सिनेशन है, दैट मींस कैल्सिनेशन सी से सी मैच कर देना। कार्बोनेट ओर के लिए सिंपल सा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हीट करते हो उस टाइम पर एक्सिस में नहीं देते, लिमिटेड एयर के अंदर ऑक्सीजन, मतलब इसमें क्या है लिमिटेड O2, लिख देता हूं लिमिटेड O2, लिमिटेड O2। यहां पर अगर आपके सामने रोस्टिंग है, दैट मींस ऑक्सीजन एक्सिस में सप्लाई। क्या फर्क आता है कि आप मान लो कार्बन को भी मान लो एक्सिस में ऑक्सीजन दोगे, CO2 का फॉर्मेशन होगा, लिमिटेड ऑक्सीजन दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। रोस्टिंग में क्या होता है, आपका एक्सिस के अंदर क्या होता है, एक्सिस के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो
रोस्टिंग किनके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। यहां सी से सी मैच कर देना, कार्बोनेटेड और कैल्सिनेशन, ठीक है। उसके बाद में मेटल ऑक्साइड बनाना प्राइम फोकस है। जैसे ही मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया, रिडक्शन ऑफ द मेटल, और आप मेटल है इम्प्योर फॉर्म के अंदर, अगर प्योर फॉर्म में प्राप्त करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिफाइनिंग प्रोसेस भी आप अप्लाई कर सकते हो। शेल यहां पर जो लो रिएक्टिव है, जो लोअर डायरेक्शन के अंदर है, उनके सल्फाइड और की फॉर्म में पाए जाते हैं। रोस्टिंग करेंगे, एक्सिस में ऑक्सीजन दोगे मेटल, देन रिफाइनिंग का प्रोसेस। हाई रिएक्टिव है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू आप प्योर मेटल अचीव करते हो। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में रिएक्टिविटी सीरीज लिंक करती है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसके बाद में अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये नियर बाई थ्योरी जो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयज। मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉयज से, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में थ्योरी के लिए अलग से बुक लेकर नहीं बैठना है। अलग से मान लो आप मेटल, नॉन मेटल पढ़ने जा रहे हो तो अब वापस थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यही कंप्लीट थ्योरी, इसी के बेस क्वेश्चन और अप्लाई कर लो। यहां पर प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन बुक से अलग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी अलग से अब नहीं पढ़नी है, इतनी थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब देखना, क्वेश्चन करवा रहा हूं जो अभी पूछे गए हैं उनसे। पहला क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, फटाफट से आंसर भी करते हुए जाना। मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, लगभग रिएक्टिविटी सीरीज के आसपास क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, अभी जो पूछे गए उनमें भी देख लेना। मेटल बोला गया है आपको, मेटल बोला गया है मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन और जिंक आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाई, मतलब आयरन और जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तीनों के लिए लिखा था। इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन रेड्यूस करके, और आपका ऑक्साइड से जनरली आप थर्मल डिकम्पोजिशन है उसके थ्रू भी डायरेक्ट आप मेटल अचीव, जैसे अपन बोल कर एचजीओ के लिए बोल कर सकते हैं, जो मरकरी का ऑक्साइड होता है, मरकरी आप अचीव कर सकते हो उसके ऑक्साइड को हीट कर करके, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए, हीटिंग अलोन विदाउट द रेड्यूसिंग एजेंट किसके लिए बोल रहा है यहां पर, आयरन और जिंक के लिए। जिंक पहले लिख दे रहा हूं क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अपर डायरेक्शन के अंदर आता है आयरन से, इसी वजह से तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस भी आप अप्लाई करते हो। देखना, इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखना, यहां पर जिंक अपर डायरेक्शन के अंदर है और आयरन लोअर डायरेक्शन, इसी वजह से आप गैल्वेनाइजेशन करते हो। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हो, आयरन पर जिंक का लेपन कर देते हो, हॉट डिपिंग की जाती है, हॉट डिप के थ्रू आप जिंक की लेयर चढ़ा देते हो। जिंक रिएक्शन करता है इन्वायरमेंट के साथ में, लेकिन पहले खुद सेक्रीफाई होगा, उसके बाद में आयरन को मौका देगा, ठीक है। इसी वजह से इसका गैल्वेनाइजेशन अपर डायरेक्शन के अंदर है, रिएक्टिव ज्यादा होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर के पहले खुद कोरोइड होगा, सिंपल सी बात है। तो हीट अलोन विदाउट रेड्यूसिंग एजेंट नेटिव नेचर के थोड़ी ना है, ये नेटिव नेचर के थोड़ी ना है। रेड आपको बोला है रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन साल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस किन के लिए था, जो अपर डायरेक्शन, जो हाईली रिएक्टिव थे। ये कौन से हैं, खुद ही बोल रहा है मिडिल वाले हैं, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट करके, तो एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं है, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, यहां पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही थी। कौन सा वाला आंसर है, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग बराबर सा वेटेज रहता है डियर, केमिस्ट्री और फिजिक्स का लगभग अब 15 क्वेश्चन अगर अपने पास में कंप्लीटली है, तो ये ही आपके सामने कि किसी शिफ्ट के अंदर भाई 7 क्वेश्चन आपके अगर केमिस्ट्री से पूछे तो 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछ लिए। हल्का सा इंक्लाइन रहता है फिजिक्स की तरफ, फिजिक्स की तरफ हल्का सा इंक्लाइंड रहता है, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से ज्यादा पूछकर चलता है रेदर देन केमिस्ट्री, ठीक है। हल्का सा इंक्लाइंडेड रहता है आरआरबी, मतलब इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से भी अगर अपन सोचें तो यहाँ पर फिजिक्स की हल्का सा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वहां से पूछेगा, अगर पूछना है तो फिजिक्स से। कोई शिफ्ट में हो सकता है कि भाई, बाकी आप लगभग आप फिलहाल माइंडसेट बना करके चलो 50-50% वेटेज है फिलहाल के लिए, ध्यान में रख के चलो, ठीक है ना। फिर भी हल्का सा इंक्लाइंडेड रहता है कि भाई 8 पूछने हैं तो 8 वाले फिजिक्स से पूछेगा, 7 वाले यहां से पूछेगा, ठीक है ना। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया यहाँ पर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है वो भी क्लियर हो गया। कौन कौन से हैं, जिंक है आपके पास में, आयरन है, हम लेड के लिए बोल करके चलते हैं और कॉपर के लिए बोल करके चलते हैं, लेड और कॉपर, ये सब किसके थ्रू, बाई रेड्यूसिंग कार्बन, कार्बन से रेड्यूस करके उसके बाद में मेटल का ऑक्साइड बनाओगे, मेटल के ऑक्साइड से प्योर मेटल अचीव करोगे, ये प्रोसेस है।
और गलत क्यों है वो भी आपको क्लियर हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड। मेटल ऑक्साइड है और एसिड के साथ में रिएक्ट कर रही है, कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये पूछा आपको। जो केमिकल रिएक्शन मैंने सोल्ट के अंदर आपको लिखाई थी उन्हीं में से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उन्हीं में से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। उन्हीं में से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। देखना इसमें और हल्का सा, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर देखना मेटल ऑक्साइड लिखा हुआ है यहां पर, एक और कॉन्सेप्ट जनरेट करता हूं, देखना ध्यान से सुनना। क्या बोला गया है कि भाई which of the following produce when a metal oxide react with acid। मेटल ऑक्साइड है, रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ में। देखना मेटल ऑक्साइड बोल रहा है, मेटल ऑक्साइड। मैंने क्या बोला था, मेटल ऑक्साइड जनरली कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। मतलब बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में, किसके साथ में, एसिड के साथ में। कौन सी वाली इक्वेशन हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन हो गई। किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में, किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर ये साल्ट है, ध्यान में रखना, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग है तब तो बेसिक नेचर का, एसिड स्ट्रॉन्ग है तब एसिडिक नेचर का, दोनों स्ट्रॉन्ग है तब न्यूट्रल का। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो इस थीम से भी आप एक बेसिक थॉट भी लगाओगे। मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, साल्ट एंड वाटर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं याद है तो भी कर दोगे, नहीं याद है तो भी कर दो, ठीक है। लिख लो, रिएक्शन भी मान लो, अगर पूछी जाए तो, अगर पूछी जाए तो। मान लिया मैंने कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर के ऑक्साइड के लिए मैं करता हूं कि आप HCl से रिएक्शन करवाते हो, HCl से रिएक्शन करवाते हो, तो आपके सामने CuCl2 साल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर रिलीज होगा, प्लस वाटर रिलीज होगा। एनसीईआरटी में जो आपके सामने इक्वेशन दी गई है पूछता भी उन्हीं में से है, पूछता भी उन्हीं में से। चलिए एक और लिख देता हूं कि मान लो आप यहां पर ऑप्शन के अंदर लिखा गया है कि ए ऑप्शन के अंदर साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, देखें कब बनेगा साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं, चलो बाकी ऑप्शन पे भी चर्चा, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके हिसाब से भी चलो चर्चा करते हैं। ऑप्शन और क्या दिए हुए हैं, साल्ट एंड ऑक्सीजन, ये तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है, साल्ट एंड ऑक्सीजन इस पर तो ठीक है, इसको तो कैंसिल आउट कर दो। साल्ट एंड हाइड्रोजन, बी ऑप्शन पर भी चर्चा करते हैं। साल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कब बनती है, कब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रिएक्ट जो आपके सामने अभिकारक कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। डी वाला ऑप्शन छोड़ो, ऑक्सीजन गैस के लिए नहीं है कोई भी। साल्ट और हाइड्रोजन, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी के बारे में भी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। चलो ए और बी पर भी, अगर आपके सामने CO2 गैस रिलीज हो रही है, दैट मींस क्या बोल करके चलेंगे, यहां पर आपके सामने मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है और एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, उस टाइम पर आपके सामने साल्ट का फॉर्मेशन होगा और कार्बोनेट डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ध्यान में रख के चलना। अच्छा यहां पर लिखा हुआ है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कब होता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जब मेटल है डायरेक्टली एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल है जब डायरेक्टली एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, उस टाइम पर क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। किसके लिए, मेटल कार्बोनेट हो तो, बिल्कुल मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा हूं कि अगर मेटल कार्बोनेट है तो CO2, कार्बोनेट के अंदर जो कार्बन है वो CO2 रिलीज करेगा, सिंपल सी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना।
यही वो हाइड्रोजन गैस है जिसके लिए मैंने बताया था आपको कि पॉप साउंड जनरेट करती है। पॉप साउंड सोडियम के लिए ही मान लो सिंपल सा, या फिर बाकी अपन बोल करके चलते हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है डाइल्यूट एसिड के साथ में, हमने रिएक्शन करवाई उस टाइम पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर है? ऑप्शन भी क्लियर है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाई इज इलेक्ट, कोई भी ऑप्शन भी नहीं समझ में आए क्लियर करते हुए चलो सारी चीजों को अपने बिहाइंड द रीजन, मतलब है तो क्यों है उसके बारे में भी चर्चा करके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इलेक्ट्रोलिसिस यूज, इलेक्ट्रोलिसिस क्यों यूज होता है एक्सट्रैक्शन के लिए ऑफ मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज सोडियम एंड एल्यूमिनियम, मतलब जो हाईली रिएक्टिव हैं उनके लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कारण क्या है कि भाई बिकॉज द मेटल एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, तो नेटिव स्टेट के अंदर है तो वो लोअर डायरेक्शन के अंदर हुए, वो हाई रिएक्टिव कैसे होंगे? ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही कोई सेंस ही नहीं है इसका। ठीक है, बिकॉज दे, आपको क्या बोला गया है कि आपको सही ऑप्शन चूज करना है। बिकॉज द मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज द मेटल कैन नॉट रेड्यूस बाय कार्बन और हाइड्रोजन, बिकॉज दीज मेटल आर वोलेटाइल ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से एक्सट्रैक्ट करते हो आप बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं काफी स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन लगेंगे आपको। ठीक है, पिछले वाले का सी ऑप्शन आ रहा है, सही है। देखो हाई रिएक्टिव मेटल, लिख भी देता हूं, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल like sodium, magnesium, aluminium that have a more affinity with oxygen as compared to carbon, have more affinity, more affinity with, स्नेह रखते हैं ज्यादा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, rather than कार्बन, कार्बन के कंपेयर के अंदर more affinity with ऑक्सीजन देन कार्बन। ठीक है, थर्ड के अंदर सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, देन कार्बन, कार्बन की बजाय ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा एफिनिटी शो करते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? डायरेक्टली लिखे हैं हमने ये पॉइंट्स तो, ठीक है ना। बिकॉज द मेटल कैन नॉट रेड्यूस बाय कार्बन और हाइड्रोजन, इससे नहीं हो सकता, इससे ऊपर वाले के लिए होगा। कार्बन से रेड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में मेटल ऑक्साइड बना करके, तो हमारा प्राइम फोकस क्या है? मेटल ऑक्साइड बनाना है। मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी प्रोसेस है, डायरेक्ट, सिंपल सी बात है। सी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्लियरिटी है? डायरेक्ट आपको बाकी ऑप्शन है बहुत ज्यादा आपको वाहियात ऑप्शन लगेंगे आप पढ़ने जाओगे तो। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा थोड़ा क्वेश्चन दिया गया है डराने के लिए, लेकिन क्या है, कैल्शियम के लिए बोला गया है। कैल्शियम धातु की एक साफ पट्टी को ठंडे पानी में डाला जाता है और प्रतिक्रिया देखी जाती है। सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम की प्रतिक्रियाशीलता और बनने वाले उत्पादों की प्रकृति का सही वर्णन करता है? अब इतना बड़ा क्या स्टेटमेंट बोल दिया। देखना कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम। अगर मैं बात करूं कि मान लो आप मैग्नीशियम की बात करें, पहले ऑप्शन के बाद, ऑप्शन से बजाय पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि अगर आप रिबन लेते हो, मतलब मैग्नीशियम रिबन लेते हो, तो उसके साथ में आपको मतलब वाटर जो है हॉट वाटर लेना पड़ता है, तब मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, एमजीओ का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आपको हॉट वाटर लेना पड़ता है, मतलब रिएक्शन अगर आपको करवानी है तो कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है, हॉट वाटर आप लेंगे। लेकिन आप सिंपली सोडियम को सिंपल पानी के अंदर, आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर एज ए एंजॉयमेंट भी किया ही होगा कि भाई थोड़ा सा अगर पीस है उसका मेटल का, सोडियम का डाल करके देखते हैं, वो ब्लास्ट होता है। कब होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये तो आपके सामने कोल्ड अगर वाटर है तब भी रिएक्ट कर जाएगा, कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, कैल्शियम के साथ में क्या है? कैल्शियम अगर आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उस टाइम पर क्या फॉर्मेशन होता है? आपने घरों के अंदर पेंट वगैरह करते टाइम तो देखा, सफेद चूना वगैरह करते हैं, उस टाइम पर पानी तो ऐड करते ही हो, तो मैग्नीशियम COH का होल ट्वाइस बन रहा होता है उस टाइम।
मतलब चूना है उसमें आपको बुझा दिया, बुझा हुआ चूना बन गया, CaOH का होल ट्वाइस फॉर्मेशन हो गया और वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होती कि वो ब्लास्ट कर दे। एक बुलबुले टाइप के अंदर आप देखना कि जो सफेदी वगैरह करते हैं, जो आज के टाइम पर तो डिस्टेंबर वगैरह काफी ऑयल पेंट वगैरह आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, आप काफी जगह पर देखोगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये अपने आप के अंदर दहन कर दे, सोडियम की तरह नहीं होती। अब यहां पर ऑप्शन पढ़ना, कैल्शियम रिएक्टिव जो तुलना के अंदर मैग्नीशियम की तुलना में तेजी से जो अभिक्रिया करता है, यहां पर क्या प्रतिक्रिया, अभिक्रिया, जो प्रतिक्रिया लिखा हुआ है इसको अभिक्रिया पढ़ करके चलना। अब रिएक्शन को जो कन्वर्ट कर रहा है हिंदी के अंदर, लगभग प्रतिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करता है, इसको अभिक्रिया पढ़ो। मतलब इंग्लिश के अंदर जो अगर पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी के अंदर जो मीडियम स्टूडेंट है, अभिक्रिया पढ़ के कर चलना है इसको, ठीक है ना। तो मतलब ज्यादा हाईली रिएक्टिव है कैल्शियम सोडियम से, बट नॉट मोर देन मैग्नीशियम। फॉर्म कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक्सप्लोज करता है, एक्सप्लोजिव है कैल्शियम लाइक सोडियम, और फॉर्मेशन करता है हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का तो फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बहुत बढ़िया ऑप्शन दिए गए हैं आपकी बात, ऑप्शन बढ़िया है। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं, बिना वजह लेंथ भी बनाएगा, लेकिन ऑप्शन बहुत बढ़िया है। कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर एंड प्रोड्यूसिंग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है, ये हाइड्रोक्साइड क्यों लिखा है फिर, एंड ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस लिख रखा है। कैल्शियम ऑप्शन कट कर दो, पहले इसको कट करो, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। कैल्शियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट ओनली स्टीम फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब आपको गर्म पानी डालना पड़ेगा। फोर्थ के अंदर ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं, फोर्थ के अंदर ए ऑप्शन बता रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज की भी अगर आप चर्चा करो तो सबसे ज्यादा Na, उसके बाद में Ca, उसके बाद में Mg, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन सा है। आप मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज ना भी देखो तब भी आप जनरली इनके बारे में तो खूब बार पढ़ा है आपने, तब भी आप ये बता दोगे। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर भी देख लेना इनको, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर भी देखोगे तो कैल्शियम है वो यहां पर आपके सोडियम के कंपेयर के अंदर, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कैल्शियम, सोडियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद में लास्ट के अंदर तीनों के अंदर सबसे कम दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आपको हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन गैस, ऐसे वाले ऑप्शन भी दे रखे हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, ये ऐसे ऑप्शन देखना, इनको आप पढ़ोगे भी नहीं इन ऑप्शन को, ठीक है ना, इसको कैंसिल आउट करो पहले, ठीक है ना। मतलब गलत भी हो तो ठीक ठाक गलत होना चाहिए कि भाई ऑप्शन है उनको, मतलब ऐसे वाले ऑप्शन गलत नहीं हो, गलत में भी चूज करो तो इतना ज्यादा गलत नहीं हो कि सी और डी लगा दो, ठीक है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ में ए आंसर है, बहुत बढ़िया, फोर्थ में ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर देख लेना वाले से, चाहे जनरलाइज फॉर्म के अंदर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल प्रोड्यूस ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा यहां पर आपके सामने देखना, केमिकल रिएक्शन आपको लिख के दिखा देता हूं, यहां पर आपके सामने क्या है, आपके सामने CH3, आपने पढ़ा भी है केमिकल रिएक्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर इसको रिएक्ट कर रहा हूं, साथ के अंदर COOH। यहां आप जो आपके सामने एसिटिक एसिड है उसके आप NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, कास्टिक सोडा के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, तो आप CH3COO Na, क्या है ये, वीक आपके सामने है, वीक है, जो आपके सामने OH माइनस आयन देने वाला, जो आपके सामने हम बोल करके चले CO माइनस और H प्लस आयन है, तो एसिड जो है आपके सामने वीक नेचर का है, वीक नेचर का है, वीक एसिड है। एसिड कैसा है, वीक एसिड है। वो जो साल्ट बन रहा है वो किस नेचर का है, यहां पर सारे बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर का है, सारे बेसिक नेचर के हैं, ठीक है ना। अच्छा NH4Cl के लिए भी लिख देता हूं, 5 में भी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, 5 में भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 में भी आंसर कर रहे हैं, इसके लिए भी लिख देता हूं NH4OH, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, अगर HCl के साथ में आप रिएक्शन करवाते हो, अपने आप में वीक बेस है, वीक बेस है, HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो आपके सामने जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देता हूं NH4Cl, NH4Cl का फॉर्मेशन होता है। NH4Cl भी अपने आप के अंदर कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, पीएच वैल्यू इसकी लगभग 7 वैल्यू, उससे कम वैल्यू अपन बोल करके चलते हैं, एसिडिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का है। ये कैसे नेचर का है, यहां पर बेसिक नेचर का है।
हमें पूछा किसके लिए था, पूछा किसके लिए था, न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल का मतलब पीएच वैल्यू लगभग 7 के बराबर, लगभग 7 के बराबर। NaCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्मेशन हुआ है, कितनी वैल्यू, पीएच लगभग 7 के बराबर, पीएच लगभग 7 के बराबर। तो ऑप्शन तो ए वाला सही हो गया। अच्छा यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखा, ये ऑप्शन ऐसे कैसे ऑप्शन दे सकते हैं, ये आपके सामने क्या है, ये तो बेस है, बेस है। पूछा क्या गया है, न्यूट्रल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, साल्ट तो ऑप्शन के अंदर देते हैं, आपने बेस लिख करके दे दिया, ये ऐसे वाले ऑप्शन है, इनको कट कर दिया, पहले ही कट कर दिया इनको, ठीक है ना, बेस ऑप्शन के अंदर दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, साल्ट तो कम से कम ऑप्शन बना लेते, ठीक है ना, ये ऐसे वाले देते हैं यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 का ए बता रहे हैं, 5th में भी ए ही बता रहे हैं, ठीक है ना, बेस ऑप्शन के अंदर दे दिया, ये साल्ट तो लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, 4 ऑप्शन साल्ट वाले ही बना लेते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। आप मतलब कॉन्सेप्ट लेवल पर क्लियरिटी है तो आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनके अंदर इतना ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन ऑप्शन लगेंगे आपको, मतलब क्वेश्चन अगर ठीक ठाक कुछ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी है, तो लास्ट टाइम पर आया था ऑप्शन बहुत बढ़िया क्रिएट किए गए थे उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैकग्राउंड आप जानना जरूरी है इन चीजों का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन रिडक्शन इन द रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों के लिए लिख देता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन भी आप केमिकल रिएक्शन से अगर डील कर रहे हैं लिख लीजिए एक बारी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉल्ट के अंदर लिखूंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का 4 मीनिंग लिखूंगा, प्लस O2 माइनस H2 मतलब हाइड्रोजन का निकलना, या फिर अपन बोल करके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। रिडक्शन के लिए क्या बोल करके चलूंगा, जस्ट ऑपोजिट, ऑक्सीजन का रिलीज होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। ये कोई डैश मैंने यहां पर कोई शो करने के लिए, यहां पर कोई अलग से ये कोई क्रिएटिविटी शो करने के लिए नहीं किया, प्लस O2 ऑक्सीजन का ऐड होना, माइनस H2 हाइड्रोजन का रिलीज होना, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल करके चलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, दैट इज द रिडक्शन। किसके लिए बोला है, रिडक्शन को डिफाइन कर रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी ना होता है रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, गेन थोड़ी ना होता है ऑक्सीजन का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस तो ऑक्सीडेशन है, ऑप्शन एक ही बचा है। गेन ऑफ आपके सामने, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन एक ही बचा है, ऑप्शन एक ही बचा है, बाकी सारे ऑक्सीडेशन के ऑप्शन। ऑप्शन तो चलो बढ़िया है कि भाई ऑक्सीडेशन का तो बनाया एटलीस्ट, मिक्स तो नहीं किया कुछ। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज, डी आंसर आ रहा है, 6 में डी आंसर भी आ गया। सिक्स में डी आंसर कैसे आया भाई, रिडक्शन के लिए बोल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, दैट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ के अंदर हो रहे हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। संधि कर दी एक साथ में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों को एक साथ में चिपका दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। चर्चा करेंगे, केमिकल रिएक्शन आएगी तब वो इन डीप चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए ऑक्सीडेशन, देखो यहां पर डी ऑप्शन आप कर रहे हो ना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना है, ऑक्सीडेशन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना अपने आप के अंदर क्या है, दैट इज द रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, अपने को ओनली रिडक्शन बोला, बेस्ट डिफाइंड रिडक्शन, इस वजह से मैं सी ऑप्शन कर रहा हूं। ठीक है, गलती से हो गया तब ठीक है, बाकी मतलब क्लियरिटी हो, गलत हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्ट करती है, तो कौन से जो आपको बेसिक इक्वेशन लिखाई थी, जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिखाई थी, वही यहां पर काम में आ जाएंगी, आप वही यहां पर काम में आ जाएंगी सारी। आप इक्वेशन भी लिखकर दिखा देता हूं जो आपको एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, वही केमिकल रिएक्शन अपन यूज भी करते हैं, देखना। NaHCO3 HCl के साथ में रिएक्शन करवाओगे,
साल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पर आप जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो, उस टाइम पर आपके सामने जो साल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एज ए वाटर है वो लिबरेट होगा, और ऑक्सीजन जो है CO2 गैस है वो रिलीज होती है। यहाँ पर काफी बार पूछ लिया जाता है इस केमिकल रिएक्शन को, लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ में चाहे जो आप है 7 के अंदर कौन सा आंसर है, 7 नंबर का ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं, 7 में बी आंसर दे रहे हैं, 7 में बी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल से पूछा है कि जो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब बाई कार्बोनेट को बोल करके चलते हैं, मेटल का जो बाई कार्बोनेट, सोडियम का ले लिया मैंने एक एग्जांपल कि भाई हमारे ज्यादातर नंबर पढ़कर भी इनको चलते हैं, तो एज ए एग्जांपल भी इन्हीं को काम मिलेगा कि भाई आपके सामने सोडियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, उसको HCl के साथ में, एसिड के साथ में अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो उस टाइम पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है, आपके सामने H2O वाटर रिलीज होता है और CO2 लिबरेट होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थोड़ी ना लिबरेट होगी, ऑक्सीजन कैसे, ऑप्शन के अंदर देखना ऑक्सीजन लिख कर दे दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस थोड़ी ना लिबरेट होती है, हम डाइल्यूट एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन थोड़ी ना, अमोनिया ऑप्शन के अंदर दे दिया, बताओ वो ऑप्शन ही नहीं मिले इनको। साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी ये देखना, साल्ट है आपके सामने, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये याद भी रख लेना, एज ए एग्जांपल में लिख देता हूं यहाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आ रहा है, सबका आ रहा है बी आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड है आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करती है, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा। इसको जो आपका इक्वेशन है उसको लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन है उसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आपका बोला गया है कि आपको एथेनोइक एसिड है उसकी किससे, सोडियम, आपका जो कार्बोनेट है उसका सोडियम के कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो CH3COOH, जो सोडियम का आपके सामने कार्बोनेट है CO3-2 होता है, Na+1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर Na2CO3, सिंपल सी बात है। यहां पर जो रिएक्शन होगी तो हमने पढ़ा था दैट इज साल्ट का फॉर्मेशन होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, सेम केमिकल रिएक्शन है, पहले वाली पढ़ी है वही, तो पिछली बार हमने बाई कार्बोनेट के साथ में, यहां पर कार्बोनेट के साथ में सेम केमिकल रिएक्शन ही तो होती है। यहां पर CH3COO प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होती है, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो यहां पर चाहे बैलेंसिंग वगैरह करना चाहो तो बैलेंसिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे 2 ऐड कर दो भले इसे, ठीक है ना। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है ना, बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन अलग से पूरा कंप्लीट पढ़ करके चलेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है उस पर स्पेसिफिक अलग से भी मैंने आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पर उन पर डीप फोकस करेंगे, ठीक है ना। 8 के अंदर डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आ रहा है, सेम है, पिछला वाला पढ़ा है उसकी तरह ही है कि भाई सोडियम का एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो ऑप्शन देखो कैसे दिए इन्होंने, ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आपके सामने सोडियम का एसीटेट जो बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर, ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड कैसा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड, रिएक्ट विद बोथ, मतलब रिएक्शन अकर होगी विद बोथ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। आपको एज ए एग्जांपल याद रखना, एल्यूमिनियम के लिए बोल करके चलते हैं और जिंक के लिए, ठीक है ना, इन दोनों के ऑक्साइड, ये ध्यान में रख के चलना। व्हेन रिएक्टिंग विद एयर, एयर के साथ में रिएक्ट करता है, ये ऑप्शन ही एक ही दिया हुआ है, ऑप्शन ही एक ही दिया हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द 9 में सी आंसर, ठीक है, 9 में सी आंसर। अच्छा यहां पर और ऑप्शन क्या दिए गए हैं, कैल्शियम का, अच्छा कैल्शियम का, चलो और क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। कैल्शियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड आपके सामने फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम पर आप ये बता करके चलो कि अपन बोल करके चल रहे हैं, मान लो ये किस नेचर के होते हैं,
मान लो ये तो एम्फोटेरिक था कि एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन कर रहा था, ये कैसे है, CaO आपके सामने कैल्शियम का ऑक्साइड बन रहा है, किस नेचर का है, सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है, किस नेचर का है, पोटेशियम का ऑक्साइड बन रहा है, किस नेचर का है, कौन से वाले किस नेचर के है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है। वैसे तो एम्फोटेरिक का एग्जांपल मैंने लिख दिया है, फिर भी बताओ, मान लो हो सकता है एम्फोटेरिक हो, ये कैसे वाले हैं, कोई आंसर करेगा इसके बारे में, कैसे नेचर के हैं, तीनों एक ही है, तीनों बेसिक नेचर के हैं, तीनों बेसिक नेचर के हैं, तीनों बेसिक नेचर के हैं ऑक्साइड। कैसे पता लगा किसके ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड जनरली एल्कली, बिल्कुल मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, सिंपल। ये भी मेटल का ही है लेकिन एम्फोटेरिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया है। व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर वी ऑब्जर्व, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ के अंदर, यहां पर दिया गया है कोई भी स्पष्ट परिवर्तन नहीं, एक हरे रंग के यौगिक का निर्माण, हल्के बुलबुले और धीमी प्रतिक्रिया, चमकीली लो एवं तीव्र प्रतिक्रिया। देखो ज्यादातर जो अपन पढ़ करके चल रहे हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अपर डायरेक्शन के अंदर है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि भाई सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से यहां पर वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट हाई अमाउंट के अंदर हीट लिबरेट हो रही होती है। जब भी आप जैसे हाइड्रोजन गैस में निकल रही होती है तो वो जस्ट ब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगी, मतलब ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट किस वजह से होगा, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही होती है। तो काफी आपके सामने रिएक्शन है, ज्यादा आपके सामने एक्टिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट लिबरेट होती है यहां पर इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना, अब ऑप्शन को चूज कर लो, सिंपल सा 10 के अंदर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। रैपिड रिएक्शन होती है, रैपिड रिएक्शन होती है, किस वजह से होती है, रिएक्टिव ज्यादा है, इस वजह से रैपिड रिएक्शन होती है यहां पर। ठीक है ना, ब्राइट फ्लेम का फॉर्मेशन करते हैं कब, जहां पर आपके सामने ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट के अंदर है, तो अदरवाइज आपके सामने येलोइश फ्लेम बनेगी। जैसे जैसे आपके सामने ऑक्सीजन एक्सिस अमाउंट के अंदर है, आप वेल्डिंग के अंदर भी पढ़ करके चलते हो, फ्लेम के टाइप्स पढ़ करके चलते हो। ठीक है ना, ब्राइट फ्लेम, रैपिड रिएक्शन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, ऑप्शन उतने बढ़िया नहीं थे बाकी तो। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग मेटल सच एज कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। किसके लिए बोला, एक्सट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, मेटल को रेड्यूस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यहां पर आपको क्या बोला है, कॉपर है, जिंक है, आपके सामने सिल्वर है, इन सब के रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए कौन सा वाला जो आपके सामने यूज किया था। एक्सट्रैक्शन जो निष्कर्षण है, ये तो जनरलाइज फॉर्म है, जनरल मीनिंग है। अगर आप ओर से प्योर मेटल का फॉर्मेशन कर रहे हो तो जनरलाइज टर्म है, इसका ऑप्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, स्मेल्टिंग है, ये तो किसके लिए काम में आती है, जब हम स्मेल्टिंग की बात करते हैं, दैट मींस अपने आप के अंदर तो रिडक्शन का प्रोसेस है, कॉपर के अंदर आप बोल करके चलते हो रिडक्शन का प्रोसेस है। रिफाइनिंग की बात की जा रही है, रिडक्शन का प्रोसेस है। रिडक्शन का वो ऑप्शन देने से, ऐसे वाले ऑप्शन मैच करने से, मतलब बहुत ही एकदम से कोई मतलब साउंड ऐसे करे, टेक्निकली साउंड करे, उस वजह से थोड़ी स्मेल्टिंग तो रिडक्शन का प्रोसेस है, कोई मतलब ही नहीं है इसका तो। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन। अच्छा, क्या दिया गया है, डिस्टिलेशन। जिंक जो होता है उसके लिए अपन बोल करके चलते हैं, यहां पर मतलब आप छान सकते हो, डिस्टिल कर सकते हो यहां पर आसवन प्रोसेस के थ्रू, सिंपल सा। ठीक है ना, जो लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जैसे अपन मरकरी के लिए बोल करके चलते हैं, लिख लो बोले इसे, फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपके सामने जिंक है, मरकरी है, उन सब के लिए अपन आसवन का प्रोसेस जो है यूज करके चलते हैं फॉर द रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है वो यहां पर जो एनोड और कैथोड अपन बोल करके चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, वहां उनको ऐड करेंगे। रिफाइनिंग मतलब मेटल तो आपने इम्प्योर फॉर्म में अचीव कर लिया है, उसके बाद में आपको रिफाइन करना है, प्योर फॉर्म चाहिए आपको, प्योरिटी ज्यादा चाहिए, उस टाइम पर बोल करके चलते हैं, प्योरिटी ज्यादा चाहिए। रिफाइनिंग का मतलब तो समझते हो ना, रिफाइनिंग यहां पर लिखा हुआ है, देखो लिख देता हूं साथ साथ के अंदर। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब इम्प्योर फॉर्म टू प्योर फॉर्म मेटल, इम्प्योर मेटल टू
इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल, प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल लेना है आपको, उस टाइम पर अपन बोल करके चलते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। 11-10 में डी आ रहा है, 11 के अंदर भी आ गया सी आंसर, ठीक है, 11 में सी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सभी आपके सामने जो निकल वगैरह के लिए भी अपन जो गोल्ड है उसके लिए भी लेकर के चलते हैं, सबके लिए जो अगर आपको प्योर फॉर्म मतलब ज्यादा प्योरिटी चाहिए तो उस टाइम पर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है एनोड कैथोड लगा करके। अच्छा, एनोड जो आपके सामने एनोड पंख बनता है और जो एनोड और कैथोड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ साथ के अंदर, ठीक है। इम्प्योर मेटल देखो, एनोड और कैथोड, वैसे तो आगे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, फिलहाल के लिए देख लो एनोड है, एनोड पर क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है, लिख लेना साथ में, इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल होता है। आपके सामने कैथोड जो है दैट इज प्योर मेटल अचीव होगा, यहां पर आप प्योर मेटल अचीव होगा, ठीक है ना, पूछ लेता है डायरेक्ट, लिख लेना इसको साथ साथ। प्योर मेटल है वो कैथोड पर, कैथोड वाला टर्मिनल है उस पर आपको प्योर मेटल अचीव होगा, और एनोड जो है इम्प्योर मेटल का रोड जो आपके सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको आप डालते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। 11 में सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज से मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब वाटर के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपके सामने वाटर कंटेंट, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर कंटेंट एक्सिस में मौजूद है। अच्छा, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, देखो क्वेश्चन देखो, वापस पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन आयरन इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में कोरोजन से प्रिवेंट करना है आयरन को, ठीक है जी। अब ऑप्शन देखो, इमर्जिंग इन कोल्ड वाटर है उसका और खराब कर दो, इमर्जिंग इन कोल्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, पेंटिंग विद ऑयल बेस्ड पेंट, ठीक है जी। गैल्वेनाइजेशन, बढ़िया ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन बढ़िया है, ये भी ऑप्शन बढ़िया है, ठीक है। हीटिंग द आयरन, हाँ यही काम करते रहेंगे, हीटिंग ही करते रहेंगे। बी और सी ऑप्शन बढ़िया है। अच्छा, बेस्ट मेथड, बेस्ट कौन सा है, ऑयल पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपन, जो है यहां पर आपके सामने जो आयरन है उसको ऑयल पेंट करके भी आप कोरोइड है उसको कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हो। लेकिन देखना जैसे मतलब आप देखते हो, मतलब जैसे नमी आ जाती है, मतलब जनरली मतलब जहां पर कोस्टल एरिया नहीं है वहां की बात कर रहा हूं कि मतलब जैसे नमी वगैरह रहती है तो मतलब एक परत पपड़ी टाइप जम जाती है, जो ऑयल पेंटिंग वगैरह भी करते हो घरों पर, तो पपड़ी वगैरह जम के उतर जाती है वहां पर, तो बेस्ट मेथड की कैटेगरी के अंदर नहीं है, ये मेथड है, बाकायदा मेथड है, पेंटिंग वगैरह आप जो ऑयल पेंट कर दोगे तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो कुछ टाइम पर। वैसे तो गैल्वेनाइजेशन के लिए भी अपन बोल करके चलते हैं भाई, जिंक भी ऑक्सीजन का मतलब रिएक्शन लेस है, मतलब आयरन से कम रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्टिव तो है, कोरोइड तो होगा, पहले होगा या बाद में होगा, लेकिन जो आप हॉट डिपिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन में, जिंक की लेयर चढ़ाते हो आप, जिंक की लेयर चढ़ाते हो, हॉट डिप करते हो उसको, हॉट डिप करते हो। इन दोनों ऑप्शन को दिया गया हो उस टाइम पर सी ऑप्शन करेक्ट करके चलना, गैल्वेनाइजेशन, मतलब रेदर देन आप ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, गैल्वेनाइजेशन हॉट डिप से आप जिंक की लेयर चढ़ा दो, बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। बी और सी में डाउट, हाँ बी और सी में डाउट बेसिक हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल, बी और सी। यहां पर जो पतली लेयर चला दी, जैसे मतलब एक लिक्विड आपने लिया, जिंक का लिक्विड लिया और उसमें आयरन को डिप कर दिया, तो हॉट डिप आप जिंक को अगर करके चलते हो पतली लेयर जम जाती है, आयरन पर पतली लेयर जम जाती है यहां पर, ठीक है ना। बेस्ट मेथड लिख रहा है, इस टाइप से लिख रहा है, मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आता है तो ये फिर कैंसिल नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बी ऑप्शन है वो भी आप देखते हो, मतलब लेयर है, पपड़ी जम जाती है, उसको अलग किया जा सकता है कोस्टल एरिया के अंदर, इसी वजह से तो बोला गया कोस्टल एरिया के अंदर वो नमी है, मॉइस्चर है, तो उसको लिबरेट कर देगा बेटर देन पेंटिंग से। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है वो भी एक टाइम के बाद में कोरोइड होगा, नो डाउट, लेकिन गैल्वेनाइजेशन बेटर ऑप्शन है। जिंक की लेयर का फॉर्मेशन करो आप हॉट डिप के थ्रू, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसमें करेक्ट आंसर है, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बी और सी में सिलेक्ट करना हो, सी को सिलेक्ट करके चलना, ठीक है। सेम ऑप्शन आते हैं एग्जाम में तो भी इसका आराम से अपन जो है
अगर ऑप्शन इसका बी दिया होगा तो आराम से इस पर आप ऑब्जेक्शन राइज कर दोगे। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, और तो क्या है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। लेयर फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। एलोट्रोप का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स है, लेयर वाली फॉर्म है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट इज द ग्रेफाइट, ठीक है ना। आयरन है वो अपने आप के अंदर यहां पर चमक रखता है। सल्फर और फास्फोरस भी ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, सल्फर और फास्फोरस है वो भी अपने आप के अंदर, तीनों जो है आपके सामने ए बी और डी वाले जो ऑप्शन है एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहे हैं, मतलब एज ए इंसुलेटर यहां पर, ठीक है ना। कौन सा वाला ऑप्शन है, इसको वापस से राइट टिक लगा दिया, आपको कंफ्यूजन जनरेट होगा कि ये वाले तो सही नहीं है, ठीक है ना, इंसुलेटर की तरफ वर्क कर रहे हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true with respect to the reaction of metal A with metal B of its solution, ठीक है। in which metal A displace metal B, मतलब metal B का तो साल्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है और metal A को आपने डाला। अब यहां से metal A जो है in which metal A displace कर दे रहा है metal B को, हो ना हो मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से डिस्प्लेस कर दे रहा है। मेटल ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसी वजह से तो डिस्प्लेस कर रहा है, वरना कैसे करता है। अब पूछा क्या है, यही पूछा है ऑप्शन में, यही पूछा है ए इज मोर रिएक्टिव देन ए, बी इज मोर बी रिएक्टिव होता तो ये डिस्प्लेस थोड़ी ना कर पाता। बोथ सेम रिएक्टिविटी थोड़ी ना, सेम रिएक्टिविटी डिस्प्लेस कैसे करा। द रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस एट ऑल, तो लिखा हुआ तो है डिस्प्लेस कर रहा है और ये लिख रहा है कि द रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, ये क्या ऑप्शन है कि डिस्प्लेस कर देगा और बाद में लिख रहा है क्या, ये ऑप्शन है, इसको कैंसिल आउट करो। लिख रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, नीचे लिख रहा है केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा बता दो, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा 14 में, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर दे रहा, भले से आपको एबीसीडी कुछ भी ऑप्शन बना करके दे, आप सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सोडियम इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, कैन नॉट डिस्प्लेस, मतलब सोडियम कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर से ऊपर क्यों रखा गया है, ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो रखा गया है। सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हेंस प्लेस्ड बिलो इट। हाइड्रोजन से ऊपर तो रख के चलते हैं, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ करके चले। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम एसिड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट कैसे नहीं करता, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, फेंक कर देख लो पानी के अंदर, पता लग जाएगा रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है सोडियम को, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन भी बना देता है, ठीक है। मान लो आप एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो उस टाइम पर जो डायरेक्ट आपके सामने हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसे अपन एज ए एग्जांपल भी लिख लो भले से, जैसे सोडियम है उसके आपने HCl के साथ में रिएक्शन करवाई तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिप्लेट होगी। मान लो और एग्जांपल लिख दूं, सोडियम है उसकी H2SO4 के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, तो अदर एसिड मैंने ले लिया, तो उस टाइम पर आपके सामने हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और जो Na2SO4 का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। मतलब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन को बाहर फेंक दे रहा है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, सिंपल सी बात, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस वगैरह कर सकते हो भले से आप, ठीक है ना, रिएक्शन वगैरह आप बैलेंस आप कर सकते हो इनको, ठीक है ना, बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। बैलेंसिंग खैर अलग इश्यू है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखो, एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन को बाहर फेंक दे रहा है, हाइड्रोजन से ज्यादा जो आपके सामने रिएक्टिव, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से कवर करते हैं बाकी क्वेश्चन भी। इफ ए डिस्प्लेस बी एंड सी डिस्प्लेस ए डिस्प्लेस किसके लिए, रिएक्टिविटी सीरीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस कर रहा है एक दूसरे को, साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये समझ के चलना है। ए डिस्प्लेस कर दे रहा है बी को, मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। सी डिस्प्लेस ए, मतलब सी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, सी ए ज्यादा, मतलब सी ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनका कंक्लूजन निकाल लो, सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देन ए देन बी। अभिक्रियाशीलता का क्रम है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, तो बस यही है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यही तो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही तो लिखा है ये हमने,
क्या ऑप्शन होगा? सी बी ए नहीं, सी बी ए नहीं है, सी ए बी, सी ए बी ये है, ये वाला है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी सही है, सबका बी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ए साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट एन आयरन रेलिंग नियर द सी corrode faster than some type of railing in a dry city. What could be the main reason will be? Sea air contains salt and moisture which accelerate rusting. The sea air is more humid, diluting the rusting process. The iron near the sea is exposed to the more sunlight. The city air has less oxygen, prevent rust. मतलब ऑक्सीजन कम है इसलिए वो रस्ट को प्रिवेंट कर रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो रस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर रस्ट फॉर्मेशन हो रही है दैट मीन्स आपके सामने वाटर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपके सामने एक साथ के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उस टाइम पर एक्सेलरेट करेगी रस्टिंग को। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सिंपल सी बात। इसी वजह से जो अच्छा रस्ट का आप जो बोलते हो जंग लगने का, Fe2O3.XS2 जंग का फॉर्मूला, ठीक है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इन्वॉल्व कोटेटिंग आयरन विद ए लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन हम बोलते हैं, अभी तो बताया था आपको, जिंक की थिन लेयर है उसका कोटेटिंग कर देते हैं उसकी। ठीक है, जिंक की लेयर है उसकी कोटेटिंग करते होगे, सिंपल सी बात। ठीक है, 16 में बी आ रहा है। ठीक है, सही है, जिंक की लेयर है उसकी कोटेटिंग कर दोगे आप। जिंक लेयर की कोटेटिंग कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ऑप्शन भी बढ़िया दिए गए, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो भी वो जनरल टर्म है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो जनरल टर्म है अपने आप के अंदर। गैल्वेनाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो, जनरल टर्म है आपके सामने, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरल टर्म है आपके सामने। गैल्वेनाइजेशन हॉट डिप करते हो आप, सिंपल सी बात है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following property is generally not shown by metal? मेटल के द्वारा शो नहीं होती। इलेक्ट्रिकली कंडक्शन दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। सोनोरियस खनक पैदा करता है, डक्टिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है, डलनेस नहीं होती। आयोडीन के अंदर चमक है, बाकी तो डली है, तो कौन सा होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला नहीं है, मेटल का गुण नहीं है, तो डलनेस वाला, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मेटल आर रिफाइंड बाय डिफरेंट मेथड्स। बिल्कुल डिफरेंट मेथड से रिफाइनिंग प्रोसेस करते हो आप। Which of the following metal are refined by electrolytic refining? Electrolytic refining का मतलब क्या है? एनोड कैथोड आप लगाओगे, एनोड पर इम्प्योर मेटल रखोगे, प्योर मेटल आपको अचीव हो जाएगा, दैट इज ऑन कैथोड। किसके लिए बोलकर चलते हैं? इनके लिए तो एक्सट्रैक्शन में यूज लेते हो। किसके लिए? सोडियम पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक आप प्रोसेस कब यूज लेते हो? बाय द रिडक्शन के लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए आप काम में लेते हो। आप यहां पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में लेते हो, ना कि रिफाइनिंग के लिए। रिफाइनिंग में तो हमने किसमें बोला था? रिफाइनिंग का मतलब क्या है? मेटल तो मिल गया है लेकिन इम्प्योर फॉर्म के अंदर है, तो ए और बी होगा। जहां पर 3 और 4 है उसको काट लो, 3 है, यहां पर भी 3 है, कौन सा वाला ऑप्शन? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहां तो रिडक्शन काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन काम में लेते हैं, रिडक्शन प्रोसेस के लिए काम में लेते हैं।
मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो आपको मैंने लिखाया था हाईली रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो रिडक्शन के लिए था कि रिडक्शन करने के लिए, यहां पर मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कार्बन के साथ कार्बन की एफिनिटी से भी ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी रखते हैं कार्बन का। अब कोई भी मतलब आपके सामने मेटल है, मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन करना प्राइम मोटिव है हमारा, ठीक है ना। तो यहां पर रिफाइनिंग और रिडक्शन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ के चलना। रिफाइनिंग बोला गया है, मेटल तो मिल गया है लेकिन इंप्योर फॉर्म के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है एनोड और कैथोड के लिए भी ध्यान में रख के चलना। जनरली नॉन मेटल आर समक नहीं रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट इज लेस सीरियस, समक कौन सा वाला रखता है? केवल और केवल एक एग्जांपल बताया था, कौन सा? आयोडीन। केवल और केवल एक एग्जांपल बताया, कौन सा वाला है? आयोडीन, जो समक रखता है अपने आप के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई काफी बड़ा सारा क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 2 ml ऑफ ईच ऑफ कंसंट्रेशन HCl HNO3 एंड मिक्स ऑफ कंसंट्रेशन HCl की HNO3 की रेशियो के अंदर 3:1 क्या है ये? 3:1 दैट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया या फिर क्या बोल करके चलते हैं? रॉयल वाटर। रॉयल वाटर जो नोबल मेटल है उनको डिसॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है। नोबल जो आपके सामने मेटल है उनको जैसे मतलब आपके सामने यहां पर एग्जांपल भी लिखे गए हैं कि भाई आप गोल्ड है या प्लेटिनम है, इनके लिए आप डिसॉल्व करना है तो उनके टाइम पर आप काम में लेते हो। ऑप्शन में क्या दिया गया है? द मेटल वुड बी, कौन सा मेटल है जिसने आपने सी ट्यूब के अंदर गोट डिसॉल्व इन टेस्ट ट्यूब सी? द मेटल कुड बी, कौन सा मेटल होगा? एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, गोल्ड होगा या प्लेटिनम होगा? दोनों ही ऑप्शन दे दिए इसके अंदर, दोनों ही ऑप्शन दे दिए। देखो यहां पर आप जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने जो गोल्ड को सही माना था, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बात करें तो दोनों ही नोबल हैं। कॉपर भी आपके सामने जो गोल्ड है और प्लेटिनम है, दोनों ही नेटिव नेचर के हैं, दोनों ही एक्वारेजिया के थ्रू आप 3:1 के अंदर 3:1 याद कैसे रखोगे? जिसमें 3 नहीं है वहां तो आप 3 ऐड कर दोगे। जो HCl है देखना, HCl और HNO3, HCl HNO3 यहां पर क्या है? 3 पहले से प्रेजेंट है, यहां पर नहीं है, तो जिसके अंदर नहीं है वहां ऐड कर दो, जिसके अंदर है उसमें 1 ऐड कर दो। तो 3:1 के अंदर लेते हो तो आप डिसॉल्व कर सकते हो जो नेटिव नेचर के हैं। तो कॉपर के लिए भी और प्लेटिनम के लिए भी, लेकिन एज ए टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर करूं तो बी आंसर जो है इसको सही माना गया है। फिलहाल के लिए आप सही मानकर चलना। ये ऑप्शन मान लो आपको नहीं दे, मान लो ऑप्शन में आपको प्लेटिनम देता है अकेला, तो उसको आंसर सही करके चलना है। फिर क्लियर है? फिलहाल के लिए क्लियरिटी रख के चलो, बी ऑप्शन फिलहाल सही मान के चलना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के बेस पर बात करूं तो नेटिव नेचर के अंदर है, उन सबको डिसॉल्व कर सकते हो। प्लेटिनम भी आप बोलकर चलोगे। अगर बी ऑप्शन नहीं दिया गया तब डी पर चले जाना, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बी मान करके चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अलोय आर होमोजीनियस मिक्सर of a metal with a metal and non-metal, which among the following contains non metal? केवल जिसके अंदर अलोय, जिसके अंदर नॉन मेटल है, ब्रास, ब्रोंज, अमलगम। अमलगम किसको बोलते हैं? जो आपके सामने मरकरी है, एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल, किसी भी अदर मेटल के सामने आपके साथ अगर Hg मरकरी को ऐड किया गया, अम्लगम का फॉर्मेशन होता है। स्टील का वो फॉर्मेशन होती है आयरन के साथ में कार्बन, आप सर्टेन अमाउंट के अंदर कार्बन ऐड किया तो उस टाइम पर स्टील का मतलब 2% से कम, मटेरियल साइंस में आप पढ़ करके चलते हो, कार्बन अगर 2% से ज्यादा है तो कास्ट आयरन का फॉर्मेशन होता है, 2% से कम तो स्टील का फॉर्मेशन होता है। यूटेक्टोइड स्टील है आपके सामने, सारी आप जो अब कार्बन आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ करके चलते हैं कंप्लीट, उसके अंदर आप टेम्परेचर भी पढ़ते हो, इसके अंदर आपके सामने स्टील का फॉर्मेशन होता है, कितने परसेंटेज है कार्बन परसेंटेज के साथ में, टेम्परेचर का पूरा वेरिएशन पढ़ करके चलते हैं अपन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन एज नॉन मेटल है तो यहां पूछा कि भाई कौन सा एलॉय है जो नॉन मेटल रखता है, तो आपके सामने कार्बन नॉन मेटल है तो स्टील अपने आप में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी ब्रास और ब्रोंज के लिए कैसे याद रखोगे? देखो जिसमें एस है उसमें तो आपको एस लगाना नहीं है, और जिसमें एस नहीं है उसमें एस ऐड कर दो। तो Cu प्लस Zn और Cu प्लस Sn दोनों को ध्यान में रख के चल लेना। जिसमें एस है उसमें तो एस ऐड नहीं करना है, और जिसमें है उसके अंदर दोनों के अंदर एस आ जाना चाहिए। यहां ब्रास में एस पहले से प्रेजेंट है, जिंक लगा दो, ठीक है। यहां पर आपके सामने
ब्रॉन्ज है, दैट मींस एस यहां पर ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। आगे चीज समझो। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फॉर मैग्नीशियम मेटल, इट बर्न्स ऑक्सीजन, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के साथ में, स्टीम के साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। तो कोल्ड वाटर के साथ में तो रिएक्शन करता ही नहीं, मैंने बताया था। कंपैरेटिवली सोडियम के कंपेयर के अंदर मैग्नीशियम रिबन है, उसके लिए आपको वाटर कैसा लेना पड़ेगा, हॉट वाटर यूज करना पड़ेगा आपको। हॉट वाटर यूज करते हो उस टाइम पर आपके सामने जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज, 23 के अंदर डी आंसर आ रहा है, 23 में डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो कौन सा होगा, दैट इज आपको बोला गया है इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला तो कोल्ड वाटर दिया, तो इनकरेक्ट वाला तो यही हो गया, सिंपल सी बात है। हॉट वाटर के साथ में भी, स्टीम के साथ में भी, ऑक्सीजन के साथ में भी बर्न होता है। इनकरेक्ट वाला है तो कोल्ड वाटर वाला इनकरेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। बाकी सारे करेक्ट हो गए। रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली लेस होती है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा होता है, उस टाइम पर यहां पर आपके सामने जो हॉट वाटर आपको यूज लेना पड़ता है, ताकि मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहे पार्टिकल्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिएक्शन विद एक्स एंड वाई फॉर्म्स ए कंपाउंड जेड, एक्स लूज इलेक्ट्रॉन, अगर एक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या है एक्स, एक्स मेटल है, एक्स क्या है, मेटल है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, वाई गेन इलेक्ट्रॉन, वाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मींस वाई क्या है, नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के फॉर्मेशन यहां पर आपके सामने क्या फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है। क्या है जेड, आयनिक आपके सामने कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। अब इसके लिए बताना है आपको कि भाई द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉट शोन बाय जेड, जेड के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं होती, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही, occurs can as solid की फॉर्म में प्रेजेंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, अपन बोल करके चलते हैं कि चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों के लिए अपन क्या बोल करके चलते हैं कि चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही हाई होंगे, दोनों ही हाई होंगे। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला आंसर सही है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला आंसर सही है। सो इसमें बी आंसर बता रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के लिए हाई बोल करके चलते हैं। आई चीज समझ, तो कौन सा आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ही डरावना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, और आपको यहां पर बढ़िया दिया गया है क्वेश्चन। देखना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए कौन सा वाला डायग्राम सही है। एनोड पंख बनता है, इंप्योरिटी ऐड होती है, सब में इंप्योरिटी ऐड की गई है एनोड के नीचे, बहुत बढ़िया। इसके बाद में एनोड से पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड से पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। अब की बार कट कर देंगे, एनोड नेगेटिव ये वाला गलत हो गया, एनोड पॉजिटिव बहुत बढ़िया, एनोड पॉजिटिव बहुत बढ़िया, एनोड पॉजिटिव, ठीक है, एक ऑप्शन तो कट कर दिया। अब देखना यहां पर आपके सामने दिया गया है की के लिए, की का कोई अलग से रोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपको देना है, देखना है कि जो यहां पर आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दे रखे हैं, एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड है नेगेटिव टर्मिनल को कैंसिल आउट कर देंगे, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखना कि इंप्योरिटी, इंप्योरिटी कहां पर है, एनोड के लिए क्या बोल करके चलते हैं, एनोड पर इंप्योर होगा, इंप्योर मेटल होगा, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आपके सामने प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल होगा। प्योर मेटल होने का मतलब क्या है कि यहां पर कॉपर के लिए बोला गया है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के कॉपर का फॉर्मेशन करेगा अपने आप में। वहीं एनोड के लिए क्या बोल करके चलेंगे, यहां पर कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर से किसका फॉर्मेशन होगा, Cu+2 का फॉर्मेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, ठीक है।
अब देख लो कौन सा वाला ऑप्शन है जिसके अंदर एनोड इम्प्योर है, मतलब कंपेरेटिवली उसकी साइज भी ज्यादा है, कंपेरेटिवली उसकी साइज भी ज्यादा है। तो साइज के बेसिस पर तो बहुत ज्यादा अपन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर आप ये देख करके चलो कि एनोड पर देखना, एनोड पर यहां पर आपके सामने कि कॉपर के आयन आ रहे हैं, तो कॉपर के आयन तो लिबरेट होंगे एनोड से। ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट कर दो, ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट कर दो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर। अब देखना नेक्स्ट के अंदर इंप्योरिटी ऐड है, किसके नीचे, कैथोड के नीचे इंप्योरिटी, वो तो एनोड के नीचे होती है, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। कौन सा वाला बचा, अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। एनोड पॉजिटिव सही है, कैथोड नेगेटिव बिल्कुल सही है, एनोड के नीचे एनोड पंख है, इंप्योरिटी है, बिल्कुल सही है। एनोड पर जो आपके सामने साइज में कंपेरेटिवली, मतलब आप ऑब्जर्व करोगे उस टाइम पर आपको पता लगेगा कि वो साइज नहीं भी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेरेटिवली लार्जर साइज का होता है, क्योंकि इंप्योर से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्योर मेटल जा रहे होते हैं, तो यहां से लिबरेट हो रहे हैं Cu प्लस आयन, और किस पर जाकर के जमा हो रहे हैं, कैथोड पर जाकर के जमा हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, यही केमिकल रिएक्शन हमने लिखी है, बिल्कुल यही लिखी है। कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। क्यों हुआ, केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, कॉपर प्लस आयन किस पर जा रहे हैं, कैथोड पर जा रहे हैं, प्योर मेटल जमा हो रहा है इस पर जाकर के, कॉपर Cu+2 आयन यहां पर जा रहे हैं। आगे चीज समझ में, Cu+2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन बन करके कॉपर की यहां पर प्योर फॉर्म के अंदर जमा होता जा रहा है, कैथोड पर जाकर के, कैथोड पर जाकर के जमा होता जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पर जमा होता जा रहा है। क्लियरिटी है। इसके बाद में भी कोई भी डाउट रहता है ऑप्शन के रिगार्ड, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ऑप्शन में कोई भी डाउट है कि ये वाला ऑप्शन सही क्यों नहीं हो सकता, कोई भी डाउट है अदर देन दीज क्वेश्चन, यहां पर पुट कर देना, आगे चीज समझ में। तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी चैप्टर से और बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लगभग रिएक्टिविटी सीरीज के आसपास ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, याद रख के चलना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।